इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज हम टॉपिक ले रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर अगर आपकी प्राइमरी कॉइल के अंदर कोई करंट वेरिएशन आता है तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। यानी हमें दो कॉइल लेनी होगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आप बैटरी सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं प्लस अ की। अगर की क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट ग्रो करेगा। जब करंट ग्रो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले फर्स्ट लूप में आई, फिर दूसरे लूप में, तीसरे लूप में, यानी कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन फ्लक्स जो नेबरिंग कॉइल है उसमें भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर विल स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन, और इस सर्किट के अंदर भी एक करंट डेवलप हो जाएगा। इस करंट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ है दैट इज़ अगेन कॉल्ड एज इंड्यूस करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट डेवलप कराने का सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन एक तरीका नहीं है, इससे पहले भी हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए हैं। जैसे हमने फैराडे लॉ में बात की कि हमने वेरिएशन कराया किसका, बार मैग्नेट को टुवर्ड्स और अवे हम लेके गए, रिलेटिव मोशन कराया बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट, या बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉयल और द अनदर कॉयल, एंड बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड। एंड देन हमने सेल्फ इंडक्शन की बात की जिसमें हमने कहा कि कॉयल में खुद अपने अंदर ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है व्हेन एवर द करंट इन द कॉयल ग्रो और व्हेन एवर द करंट इन द कॉयल विल डिके। तो दोनों ही प्रोसेस में ग्रोइंग करंट हो या फॉलिंग करंट हो उसमें आपका वेरिएशन आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। सो अगेन उसमें भी हमने बात की, लेकिन अब हम म्यूचुअल इंडक्शन कह रहे हैं। म्यूचुअल मीन्स वेयर टू कॉइल्स आर इन्वॉल्व, दो कॉइल इसमें इन्वॉल्व हैं, एक को हम प्राइमरी बोल देते हैं, दूसरे को सेकेंडरी बोल देते हैं। अगेन फ्लक्स जो यहाँ पे डेवलप हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। जितना ज़्यादा आप करंट देंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स अचीव होगा। एंड वी कैन से फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया विल गेट द कांस्टेंट एम। और यहाँ एम क्या कहला रहा है, एम इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर आप इसे दूसरा नाम दे सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगेन रिमेंबर इंडक्टेंस एंड इंडक्शन इज़ नॉट द सेम थिंग। इंडक्शन एक फिनोमिना है जबकि इंडक्टेंस क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो कई बार पेपर में म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन मांगते हैं, बच्चे इंडक्शन स्टेट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें कन्फ्यूजन इंडक्टेंस और इंडक्शन में नहीं होना चाहिए। नाउ अगेन हम यहाँ एम हमने बोला है तो एम को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ इन द अबव इक्वेशन योर करंट विल बिकम यूनिटी, यानी 1 एम्पियर करंट हो जाए हमारे पास, देन यू मे से दैट द फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई यहाँ से, और हम बोलेंगे कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द वन कॉयल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो इन द नेबरिंग कॉयल। तो अगर नेबरिंग कॉयल में यूनिट करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर हमें यही डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ देनी है तो मैं ईएमएफ को डिफाइन करती हूँ, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बट एज वी नो फाई इज इक्वल टू योर एम आई, सो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं दैट इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी ऑफ टी। तो ये अनदर स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ करंट आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर फिर से प्लेस करें कि इफ़ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 देन योर ई एम एफ विल बी इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द वन कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी। तो अगर नेबरिंग कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो जाएगा देन हम म्यूचुअल इंडक्शन को इंडक्टेंस को क्या कह सकते हैं, ईएमएफ के इक्वल कह सकते हैं। अब जो यूनिट है जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में बोला था वैसे ही यहाँ पर भी इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी यूनिट होती है। कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस शुड बी स्मॉल। जब भी नेम ऑफ द साइंटिस्ट लिख रहे हैं तो एच स्मॉल से आप यूनिट का नाम दीजिए। जैसे न्यूटन लिखा जाता है तो एन जो है फुल स्पेलिंग जब लिखी जाती है तो एन विल कम इन स्मॉल लेटर। तो यहाँ हेनरी को भी मैंने स्मॉल में लिख दिया, एच से रिप्रेजेंट, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहीं हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं 1 हेनरी को, यानी हेनरी की यूनिट जो है अगर हम डिफ़ाइन करनी हो तो इन दी अबव स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे मैं अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्शन डिफ़ाइन करना है, यूनिट डिफ़ाइन कर रही हूँ 1 हेनरी, सो आई कैन से इफ ई एम एफ इज इक्वल टू 1 वोल्ट and the current di by dt is equal to 1 ampere per second, then this one mutual induction will be equal to 1 henry. Then you may say that this is equal to 1 henry.
So we can give the definition of this 1 Henry, that we can just state it as the mutual induction is said to be 1 Henry if induced EMF of 1 volt is set up in one coil when the rate of change of current in the neighboring coil is unity. So again वही आ गया कि अगर induced EMF 1 volt है, from the definition that ki 1 Henry is that mutual induction which is for 1 volt of EMF induced in one coil when the neighboring coil is having a rate of change of current as 1 ampere per second या फिर unity. So ये हमारे पास statement आ गई. Now we'll talk about the mutual induction in the case of solenoids. So let us understand the mutual inductance of two long solenoid. तो यहाँ मैंने फिगर कंसिडर किया है जिसमें दो डिफरेंट सोलोनॉइड्स कंसिडर कर लिए. वन इज़ S1, अनदर वन इज़ S2. जो S1 और S2 है उन दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N1 N2 वी कैन से. एंड अगर S2 के पास करंट I2 फ्लो कर रहा है देन देयर विल बी सम इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड इन द S1 और उसे हम कहते हैं I1. एंड रेडियस जो है दोनों लूप्स की वो भी अलग अलग है. R1 S1 लूप इज़ हैविंग रेडियस R1 एंड S2 लूप इज़ हैविंग रेडियस R2. लेकिन जब भी आपको दो ऐसे कॉइल्स लेने हो, राइट नाउ मैंने क्या माना है, मैंने माना है कि S2 जो है वो कपल्ड है, कॉइल्ड है ओवर S1. सो S1 इज़ योर इनर लूप, S1 इज़ इनर लूप है. तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि एक लूप इनर है और एक लूप आउटर है तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप लेते हैं वो हमेशा इनर लूप का लेते हैं. तो ए में मान रहे हैं दैट इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये इनर लूप के लिए हो गया. नंबर ऑफ टर्न्स इनर लूप के लिए कितनी होगी, S1 इज़ द इनर लूप एंड नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गई एंड N2 हो गई फॉर S1 एंड S2. सो ये हो गई N1 एंड N2 फॉर S1 एंड S2. दोनों लूप्स के लिए हमारी नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती हैं. एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द फ्लक्स. बेसिकली अब हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज करंट ऑलरेडी S2 में था तो उस S2 के अंदर जो करंट था उसकी वजह से कोई फ्लक्स चेंज आया होगा इन दी S1, तो हम वो फ्लक्स निकालेंगे. एंड बिकॉज ये सेकेंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया, सो वी विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सेकेंड कॉइल बट द एरिया फॉर द इनर कॉइल हमारी S1 थी और उस एरिया को मैं ए कह रही हूँ. तो एरिया ऑफ द इनर कॉइल एंड देन अगेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इनर कॉइल, और इनर कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, S1 थी. तो दो लूप लिए हैं मैंने, S2 आउटर लूप है, S1 जो है वो आपका इनर लूप है और इनर लूप के ऊपर हमने S2 को वाउंड कर दिया है, यानी कि सेकेंड लूप को वाउंड किया है. तो फ्लक्स आ गया हमारे पास. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. सो नाउ B2 वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नॉर्मली हम लेते हैं म्यू नॉट NI होता है, लेकिन यहाँ सेकेंड लूप के लिए निकाला जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द सेकेंड लूप पर यूनिट लेंथ एंड करंट फॉर दी सेकेंड लूप. यहाँ N2 चाहिए, अगर आप चाहें तो इसे N1 मतलब कैपिटल N में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. मुझे नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 में ही चाहिए होगा फाइनली, तो आई विल चेंज इट अगेन. इसको हम वापस इस इक्वेशन में पुट करते हैं. देयरफॉर फ्लक्स फाई, अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, B2 की वैल्यू यहाँ से हमें बैक टू द इक्वेशन पुट करनी है. सो इट विल गिव यू म्यू नॉट N of 2 I of 2 एंड A of N1. ये हमारे पास रिलेशन आता है एंड यहाँ हम चेंज कर सकते हैं इसको. वैसे मैं अभी इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ एंड देन अभी अगेन डिफाइन द फ्लक्स जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन की टर्म्स में कहें तो 1 of 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ द सेकेंड कॉइल ने फर्स्ट पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाया था इनटू द करंट. सो ये रिलेशनशिप आप लेके चलें तो यहाँ में I2 करंट की वजह से आ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहाँ मुझे I2 लेना होगा. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशन, दोनों ही आपको फ्लक्स दे रही हैं. M12 I2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 A N of 1. Now I2 and I2 cancel out from both side and you are left with M12 as mu naught. Again we can change N2. अब हम चेंज कर देते हैं N2 को which is N of 2 by length and this is N2, this is N of 1 into A by L. L is the common length. जो कॉमन लेंथ थी जितने पोर्शन पे आपकी कपल, मैंने इस वक्त वही लिया है, कॉमन लेंथ ले लिया है. लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि आपके पास एक लॉन्गर सोलेनॉइड हो और एक शॉर्टर सोलेनॉइड हो तो लेंथ हमेशा लॉन्गर सोलेनॉइड की ली जाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो शॉर्टर सोलेनॉइड का लिया जाता है जो इनर सोलेनॉइड होता है उसका. तो यहाँ ए
इनर सोलेनॉइड के कह सकते हैं आप, और लेंथ ले सकते हैं लॉन्गर सोलेनॉइड की। तो राइट नाउ तो मैंने तो कॉमन ही लिए थे, दोनों की सिमिलर लेंथ ले रखी थी, तो हार्डली मेक एनी डिफरेंस। सो वी हैव दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दी ऑन दी फर्स्ट कॉइल बिकॉज ऑफ दी सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल की वजह से जो फर्स्ट कॉइल पे। अब सेम वे हम सेकेंड के लिए, फर्स्ट पे सेकेंड की वजह से हमने निकाल ली, तो हम सेकेंड पे फर्स्ट की वजह से भी निकाल सकते हैं। यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन 1 2 जो है वो हमेशा m ऑफ 2 1 की इक्वल होगी, तो इसलिए आप म्यूचुअल इंडक्शन को m ही कहें। आप चाहें तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग, अ डिफ़िकल्ट थिंग भी नहीं है। ईजीली हम अब क्या कर सकते हैं, जब आप सेकेंड कॉइल के लिए फॉर एग्जांपल मैं कर ही देती हूँ कि अगर आपको फ्लक्स निकालना हो सेकेंड कॉइल पे, फॉर सेकेंड कॉइल, तो आप फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, जब फर्स्ट की होगी, एंड एरिया होगा, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएगी, किसकी हो जाएंगी, सेकेंड कॉइल की हो जाएगी, क्योंकि हमें सेकेंड पर निकालना है फर्स्ट की वजह से। तो पहले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंड के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगी, सो सेकेंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी फर्स्ट की। सो सेम यहाँ पर भी आप फ्लक्स F(I2) डिफाइन कर सकते हैं, तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट n ऑफ 1 I ऑफ 1 A n ऑफ 2। सो ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो गया, n1 n2 अभी भी आने हैं, दोनों को आना है, एंड इसको भी हम M21 से मतलब मैच करा दें। एक तो फ्लक्स ये हो गया और दूसरा फ्लक्स हो जाता है m ऑफ 2 1 इंटू आई ऑफ 1। तो ये आई ऑफ 1 मैंने यहाँ पर इससे इक्वेट कर, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है। सो n ऑफ 1 I of 1 A n of 2, तो I1 again cancel out and you are again left with M21 is equal to mu naught N1 n of 2 A by L। सो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि हाफ पोर्शन पे कुछ और वैल्यू आएगी दूसरे हाफ में कुछ और। सिंपली हम यहाँ ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों कॉइल्स में से किसी को भी आप प्राइमरी बोल सकते हो और किसी को भी सेकेंडरी बोल सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल इंडक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फैक्टर्स जिन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। सो कुछ फैक्टर्स तो यहीं विजिबल हैं, जैसे N1 नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे, लेंथ पे, परमिएबिलिटी यानी कि मीडियम पे, मटीरियल मीडियम पे जिसके ऊपर रैपिंग की है, और साथ साथ एक और एडिशन आ जाता है ओरिएंटेशन। सो मैं लिख देती हूँ सारे पॉइंट्स। सो दीज आर द फैक्टर्स, शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स कितनी दूरी पर है। अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो ऑब्वियसली कपलिंग उतनी परफेक्ट नहीं होगी, यानी एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे अच्छे से नहीं पड़ पाएगा। रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल, तो प्लेसमेंट्स पर डिपेंड करता है, यानी अगर आपकी दो कॉइल कोर पर कुछ इस तरह से रैप्ड है, एक कॉइल इस तरफ है और दूसरी कॉइल इस तरफ है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कपलिंग अच्छी है। लेकिन अगर आपने एक कॉइल को इस तरीके से एंड दूसरी कॉइल को इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर प्लेस किया है, देन कपलिंग इज़ नॉट परफेक्ट। तो यानी अब क्या होगा, इन्फ्लुएंस कम आएगा, एंड इस ओरिएंटेशन की वजह से, रिलेटिव प्लेसमेंट्स ऑफ द टू कॉइल या ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल की वजह से भी म्यूचुअल इंडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, K इज इक्वल टू M बाय अंडर द रूट ऑफ L1 एंड L2। L1 क्या है, सेल्फ इंडक्शन फर्स्ट कॉइल की यानी प्राइमरी की यू में से, एंड L2 है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द सेकेंडरी कॉइल, और M है म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में। यानी हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि दो कॉन्सेप्ट्स को हम अलग अलग कर दें, यानी कि जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात ही ना करें। सेल्फ इंडक्शन दोनों कॉइल्स में होगा, वो एक प्रोसेस है जो दोनों इंडिविजुअल कॉइल्स में होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन होगा बिकॉज ऑफ वन ऑन द अनदर, तो एक की वजह से दूसरे के ऊपर। तो यानी म्यूचुअल भी साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक्ट करेंगी, सेल्फ इंडक्शन भी एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी, और उन दोनों का इफेक्ट क्या होगा उसे हम कपलिंग से चेक कर सकते हैं। और ये कपलिंग कांस्टेंट जो है ये वेरी करता है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो अगर हम कहें कपलिंग बहुत ही परफेक्ट है तो K की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और अगर आपके पास कपलिंग जो है अच्छी नहीं हो रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उस केस में 0 हो जाता है, यानी कॉइल्स बहुत या तो दूर दूर रखी हुई हैं या उनका ओरिएंटेशन ऐसा है कि एक का इम्पैक्ट दूसरे पे आ ही नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो जाएगा तो K भी 0। तो इफ़ M इज़ इक्वल टू 0 देन K इज़ ऑल्सो 0, और इस सिचुएशन को कहते हैं जब कपलिंग हमारी बहुत ही कम है, तो K इज़ मिनिमम इन दिस केस, एंड अर्लियर केस जहाँ हम K को 1 कह रहे हैं यानी म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा है,
इन दैट केस वी कैन से कि वो मैक्सिमम कपलिंग दे रहा है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू।